सामाजिक शोध की प्रक्रिया एक लंबी और जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। शोधकर्ता जब प्राथमिक तथ्यों का संकलन कर लेता है तो बारी आती है उन तथ्यों के प्रस्तुतिकरण की, और प्रस्तुतिकरण के लिए सामाजिक शोध के अंतर्गत कोडिंग, एडिटिंग, टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन जैसी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। इन विधियों के प्रयोग के बावजूद तथ्य पूरी तरह से संक्षिप्त नहीं हो पाते, इसलिए सामाजिक शोध में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी, जिसे हम संख्याओं का विज्ञान भी कहते हैं, के द्वारा गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में बदला जा सकता है या बदला जाता है। इन्हीं सांख्यिकी विवेचन में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें वे मापें कहलाती हैं जो समस्त तथ्यों को कुछ प्रतिनिधि संख्याओं के द्वारा व्यक्त करती हैं। इन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में आपके विषय के अंतर्गत समानांतर माध्य, माध्यिका और बहुलांक, जिसे इंग्लिश में मीन, मीडियन और मोड कहते हैं, को प्रयोग में लाया जाता है। मैं डॉक्टर प्रीति सिंह आज आपसे समानांतर माध्य के बारे में बात करूंगी। समानांतर माध्य वह माध्य होता है जो समस्त पद मूल्यों को जोड़कर उन्हें पदों की संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है। समानांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहा जाता है, को सरल भाषा में हम औसत भी कहते हैं। आपने बचपन में औसत अवश्य निकाला होगा, तो औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और आपकी क्लास में एक टेस्ट का आयोजन किया गया। उस टेस्ट में उन 10 बच्चों को अलग अलग नंबर या मार्क्स मिले। अगर हमें औसत निकालना है तो सबसे पहले हमें उन 10 बच्चों के मार्क्स को एक साथ एक स्थान पर जोड़ना होगा। जो जोड़ आएगा वह कहलाएगा पद मूल्यों का कुल योग। अब उन पद मूल्यों के योग में पदों की कुल संख्या जो है 10 से भाग दिया जाएगा, यानी कि पद मूल्यों को 10 से डिवाइड किया जाएगा। जो टोटल आएगा, डिवाइड करने के बाद जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह कहलाएगा औसत या समानांतर माध्य। समझ में आया? फिर से समझो। मान लो हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, कोई 10 नंबर पाया, कोई 5 नंबर पाया, कोई 8 नंबर पाया, कोई 6 नंबर पाया। तो अगर हमें उन 10 बच्चों का औसत या समानांतर माध्य निकालना होगा तो सबसे पहले हम उन 10 बच्चों के नंबरों को एक साथ जोड़ेंगे, जिसे हम कहेंगे पद मूल्यों का योग। अब औसत निकालने के लिए पद मूल्यों को पदों की संख्या से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह कहलाएगा औसत या समानांतर माध्य। ये उदाहरण समानांतर माध्य का सरल उदाहरण है। अब इतना सरल प्रश्न तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और बीए थर्ड ईयर के सामाजिक शोध और सांख्यिकी के पेपर में एक सांख्यिकी का सवाल अवश्य आता है, चाहे वह मीन हो, मीडियन हो या मोड। तो चलो शुरू करते हैं। कठिन समानांतर माध्य की गणना करना, जिसे कहते हैं खंडित श्रेणी में
समानांतर माध्य निकालना। खंडित श्रेणी में समानांतर माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक्सपा इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। एक्सपा जिसे हम मीन के नाम से जानते हैं। अब इस सूत्र को सरल करें। एक्सपा अर्थात समानांतर माध्य या मीन, सिग्मा जिसको हम जोड़ या प्लस कहते हैं, x कहलाता है पद मूल्य और f को कहते हैं आवृत्तियाँ। सिग्मा fx यानी पद मूल्यों का कुल जोड़। अब आते हैं n पर। n कहलाता है आवृत्तियों की कुल संख्या। सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूले को समझना और याद करना अति आवश्यक है। और यदि आप एक बार अपने फॉर्मूले को अच्छे से समझकर याद कर लेंगे तो आपको कभी भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी मीन में बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक बार ध्यान से अगर आपने सवाल करना सीख लिया और उस सवाल को आप देख करके उसी तरह से के अन्य सवालों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको समानांतर माध्य अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग हल करते हैं एक सवाल समानांतर माध्य का। क्वेश्चन पेपर में वर्ग अंतराल और आवृत्तियाँ दी होती हैं। वर्ग अंतराल ये है क्लास इंटरवल जो आपके इस सवाल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। वर्ग अंतराल के बाद बारी आती है आवृत्तियों की, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये है 8, 30, 40, 12 और 10। ये दोनों चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में या सवाल में दी होती है। अब हमें फॉर्मूले के लिए सिग्मा fx और n ज्ञात करना होगा। सबसे पहले n को ज्ञात करते हैं। n को ज्ञात करने के लिए हम आवृत्तियों को जोड़ते हैं। 8, 30, 40, 12 और 10। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब इसके बाद का स्टेप है मध्य मूल्य ज्ञात करना। मध्य मूल्य जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, इसे इंग्लिश में मिड पॉइंट कहा जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए आते हैं वर्ग अंतराल पर। वर्ग अंतराल जिसकी ये है लोअर लिमिट और ये है हायर लिमिट। लोअर लिमिट जिसको कहते हैं न्यूनतम सीमा और ये कहलाती है अधिकतम सीमा। इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 और 10 जोड़ आएगा 10। अब संख्या चूँकि 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो आएगा 5। तो ये हमारे पहले वर्ग अंतराल का मध्य मूल्य हो गया 5। अब आइए दूसरा मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 30, जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 15। फिर इसी तरह से 20 और 30 आएंगे प्लस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 25। 30 एंड 40 टोटल 70 डिवाइडेड बाय 2 35। 40 एंड 50 टोटल 90 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 45। ये हमें मिल गया हमारा मध्य मूल्य। अब वर्ग अंतराल को छोड़ दीजिए। अब आगे सवाल करते हैं और ये है आपकी आवृत्तियाँ, ये है आपका मध्य मूल्य यानी f और x। अब f को मल्टीप्लाई करेंगे x से
प्रत्येक f को प्रत्येक x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे यानी गुणा करते जाएंगे। तो 8 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 40। इसी तरह से 30 का 15 में गुणा करेंगे तो आएगा 450। फिर 40 मल्टीप्लाई बाई 25 1000, 12 मल्टीप्लाई बाई 35 420, 10 को 45 से गुणा करने पर 450 प्राप्त हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। f इंटू एक्स हमें मिल चुका है जो है 40, 450, 1000, 420 और 450। अब इनका टोटल करते हैं अर्थात इनको जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात हमें मिलेगा 2360 अर्थात हमारा सिग्मा एफ एक्स हुआ 2360। अब हमें इसे अपने फॉर्मूले में फिट करना है। मीन को ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स हमारा है 2360, एन हमारा है 100। अब हम 2360 को 100 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के पश्चात हमें मिलेगा 23.6। तो हमारा आंसर होगा 23.6 अर्थात मीन इक्वल टू 23.6। तो समझ में आया सबको सवाल? जरूर समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, आपको अवश्य ही सवाल समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए। मैं आपकी टीचर, आपकी सहयोगी, आपकी सवाल को समझने में ज़रूर मदद करूँगी। धन्यवाद।